हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमारी 30 दिन चलेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी जो है 30 दिन बचे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि हमारा टेट नहीं हुआ। आपका टेट तभी क्रैक होगा जब आपने पूरी वीडियो देखी होगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्त सहेली सखा जिसका भी HPLT टेट एग्जाम है, उन सभी तक जो है इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी सीरीज का पहला टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सब टॉपिक है इतिहास लेखन परंपरा। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी हमारे चैनल पे आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1939, 1883, 1888 या फिर 1929। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सन 1929 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इस कालजयी पुस्तक के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसकी पद्धति है, यह ग्रंथ इतिहास लेखन की सबसे विकसित विधेयवादी पद्धति पर आधारित है जिसे सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक माना जाता है। कौन सी पद्धति पर आधारित है? विधेयवादी पद्धति पर आधारित है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए प्रत्येक युग की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति और जनता की चित्तवृत्ति को मुख्य आधार बनाया। क्या बनाया भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के लिए प्रत्येक युग की जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति और जनता की चित्तवृत्ति को जो है मुख्य आधार बनाया। और उन्होंने जो है पूरे इतिहास को दोहरा नामकरण करते हुए 4 सुव्यवस्थित भागों में विभाजित किया। तो वे 4 सुव्यवस्थित भाग है भाई, आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है और आधुनिक काल को जो है उन्होंने गद्य काल कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत और प्रवृत्तिगत आधार पर दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति प्रस्तुत करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत और प्रवृत्तिगत आधार पर दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति प्रस्तुत करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पहले इतिहासकार थे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत बोले तो समय के आधार पर और प्रवृत्तिगत बोले तो साहित्यिक विशेषता के आधार पर दोहरे नामकरण की पद्धति शुरू करने वाले पहले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, इसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है और उन्होंने जो है प्रत्येक कालखंड को एक काल सूचक नाम दिया और साथ ही उसकी मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर दूसरा नाम भी दिया। काल फर्स्ट जो है आपका आदिकाल है जिसे प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल कहा है और काल सेकंड है पूर्व मध्यकाल जिसे प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल कहा है और काल थर्ड है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल जिसे जो है प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। काल फोर्थ है आधुनिक काल जिसे प्रवृत्ति के आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, शिव सिंह सरोज, वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, कवियों के केवल जीवन वृत्त बोले तो बायोग्राफी के स्थान पर उनकी काव्यगत विशेषताओं बोले तो साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में और लेखक है भाई इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगला क्वेश्चन है, इस्तवा दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं गार्सा दातारसी, एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर पादरी F.E. केई। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इस्तवा दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्सा दातारसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस्तवा दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक का नाम गार्सा दातारसी है। यह फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जिसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और यह ग्रंथ जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो है कवियों का वर्णन जो है वर्णानुक्रम पद्धति बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया गया था। और इसमें जो है कुल जो है 738 कवि थे, 738 कवि थे, जिसमें केवल 72 कवि जो है 72 कवि जो है हिंदी के थे और शेष जो कवि थे वो जो है उर्दू के थे। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम क्या है? तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पादरी F.E. केई द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। और यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से वर्ष 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक मुख्य रूप से जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। और इसकी विशेषता है भाई, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त और सरल रूप से कालखंडों जैसे चारण काल, भक्ति काल, आधुनिक काल में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। और इनसे मिलते जुलते नाम वाले एक अन्य विद्वान पादरी एडविन ग्रीव्स थे, जिन्होंने 1918 ईस्वी में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाली एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाले एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाले एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम है भाई अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और यह संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ जो है वर्ष 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही संक्षिप्त और क्रमिक विमोचन प्रस्तुत किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दातारसी, एडविन ग्रीव्स या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण इतिहास को 11 अध्यायों या फिर 11 कालखंडों में बांटा था। उन्होंने काल विभाजन में चारण काल, चारण काव्य,
15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और रीति काव्य जैसे नाम शामिल थे। और उन्होंने ही जो है सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था भाई, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है? ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 8, 12। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 11 खंडों में बांटा था। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल जो है 11 कालखंडों में, बोले तो 11 कालखंड या फिर 11 अध्यायों में बांटा था। उन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, इस पुस्तक में इन अध्यायों का वर्गीकरण इस प्रकार किया था। पहला कालखंड है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, उसके बाद का है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने जो है 11 कालखंडों, बोले तो 11 अध्याय में बांटा था। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ, बोले तो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में यह सुव्यवस्थित विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे आज भी हिंदी साहित्य में सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो इस विभाजन की दो सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषताएं थी, दोहरा नामकरण और 4 स्पष्ट कालखंड। दोहरा नामकरण बोले तो प्रत्येक कालखंड को समय और साहित्यिक प्रवृत्ति दोनों के आधार पर नाम दिया, और 4 स्पष्ट कालखंड बोले तो पूरे इतिहास को बिना किसी भटकाव के 4 सुस्पष्ट युगों, बोले तो आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल बोले तो रीति काल, आधुनिक काल बोले तो गद्य काल में समेटा। इन 4 सुस्पष्ट युगों में इन्होंने जो है पूरे इतिहास को समेटा। और ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनका विभाजन जो है 11 अध्यायों में बिखरा होने के कारण वैज्ञानिक और प्रमाणिक नहीं माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? ऑप्शन दे रखे हैं 15, 12, 8 या फिर 4। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, अभी हमने डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संपूर्ण इतिहास को दोहरा नामकरण देते हुए 4 भागों में बांटा है। तो वे 4 भाग है, आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, आधुनिक काल बोले तो गद्य काल। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की पुस्तक का नाम है भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह पुस्तक जो है सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे जो है हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक और सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास को 4 स्पष्ट कालों बोले तो आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल और आधुनिक काल बोले तो गद्य काल में विभाजित किया है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का केवल कालगत विभाजन किया है। ऑप्शन दे रखे हैं गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का केवल जो है कालगत विभाजन किसने किया है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का केवल कालगत विभाजन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया है। उन्होंने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण बोले तो प्रवृत्ति और काल के आधार पर किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है: आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर काल रीति काल, आधुनिक काल बोले तो गद्य काल। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह काल विभाजन जो है विक्रमी समावत में किया है। ईस्वी सन निकालने के लिए इसमें जो है 57 वर्ष घटाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की किस पुस्तक में नामकरण के निश्चित आधारों का अभाव है? ऑप्शन दे रखे हैं मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की किस पुस्तक में नामकरण के निश्चित आधारों का अभाव है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद में जो है नामकरण के निश्चित आधारों का अभाव है। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु में शामिल है वही गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में नामकरण के निश्चित आधारों का स्पष्ट रूप से जो है अभाव माना जाता है। साहित्यिक आलोचकों और इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण के पीछे कोई वैज्ञानिक या सुसंगत पद्धति नहीं अपनाई गई है। और ध्यान दीजिएगा, इसी अभाव को दूर करने के लिए बाद में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रवृत्ति के आधार पर एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित नामकरण पद्धति की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू गुलाब राय। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुख्य योगदान और सुधार कुछ इस प्रकार है: आदिकाल का पुनर्मूल्यांकन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरता परक रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल का नाम दिया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसकी कमियों को उजागर किया और प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर उसे आदिकाल का नाम दिया, जिसे आज सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। अगला है भक्ति आंदोलन का उदय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि भक्ति आंदोलन मुस्लिम आक्रमण के कारण उपजी हिंदू हताशा का परिणाम था। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अकाट्य तथ्यों के साथ सिद्ध किया कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त एवं स्वाभाविक विकास था। अगला है सिद्ध और नाथ साहित्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैन सिद्ध और नाथ साहित्य को केवल धार्मिक संप्रदाय की शिक्षा कहकर इतिहास से बाहर कर दिया था, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नए तथ्य सामने रखकर यह प्रमाणित किया कि परवर्ती संत साहित्य जैसे कबीर की विचारधारा की जड़ें इसी सिद्ध और नाथ साहित्य में थी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से पुस्तक न लिखकर भी आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में कौन प्रख्यात हुए? ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पूर्ण सिंह या फिर डॉक्टर वियोगी हरि। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक न लिखकर भी आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में कौन प्रख्यात हुए? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कोई स्वतंत्र या एकल पुस्तक न लिखकर भी आचार्य शुक्ल के बाद इतिहासकार के रूप में प्रख्यात होने वाले पहले और सबसे प्रमुख विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नागेंद्र भी ऐसे ही अत्यंत प्रख्यात विद्वान है।
जिन्होंने स्वयं इस नाम से कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा बल्कि अन्य विद्वानों के सहयोग से तैयार किए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का केवल संपादन किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान कुछ इस प्रकार है। द्विवेदी जी ने सीधे हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से कोई पुस्तक नहीं लिखी बल्कि इतिहास संबंधी सिद्धांतों और तथ्यों को निम्नलिखित 3 पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो वे 3 पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। तो ये 3 पुस्तकें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की जड़ों की खोज करने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की जड़ों की खोज करने वाले आचार्य कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। तो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की जड़ों की खोज करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान की। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रविचंद्र चौधरी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। बाबू गुलाब राय की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा है। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास यह उनकी जो है सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक है। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये विद्यार्थियों के लिए लिखी गई एक लघु पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ जो है 1938 में प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक की मुख्य बातें हैं कालखंड। इसमें जो है सन 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की अवधि का वर्णन है। बोले तो अनुकूलन काल से लेकर भक्ति काल तक। अगला है पहला कवि। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस ग्रंथ में अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले विद्वान थे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है इस नाम का प्रयोग किया था। तो अन्य प्रमुख विद्वानों द्वारा दिए गए नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल बोला है आरंभिक काल को, और राम कुमार वर्मा ने आरंभिक काल को चारण काल या संधि काल बोला है, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आपके आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु ने आपके आरंभिक काल को जो है प्रारंभिक काल कहा है। तो क्वेश्चन है, आदि काल के वीर गाथा काल की तुलना में उपयुक्त ठहराकर
स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल के वीर गाथा काल की तुलना में उपयुक्त ठहराकर स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल की तुलना में अधिक उपयुक्त ठहराकर स्थापित करने का सफल प्रयास करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल नामकरण के तर्कों का खंडन किया। द्विवेदी जी ने प्रमाणित किया कि शुक्ल द्वारा आधार बनाए गए 12 ग्रंथों में से कई ग्रंथ या तो परवर्ती है या अर्ध प्रमाणिक है। उन्होंने व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई परंपरा के आधार पर आदिकाल नाम को ही कालखंड के लिए सबसे उपयुक्त और प्रमाणिक सिद्ध किया, जिसके बाद अधिकांश इतिहासकारों ने इसे स्वीकार कर लिया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी को प्राकृत आवास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पुरानी हिंदी को प्राकृत आवास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पुरानी हिंदी को प्राकृत आवास या अपभ्रंश की संज्ञा देने वाले प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि अपभ्रंश या प्राकृत आवास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की साक्ष्यों के अंतर्गत विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए प्राकृत आवास हिंदी या अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान का नाम क्या था? आशा करता हूं आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले प्रसिद्ध विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उन्होंने अपने निबंध पुरानी हिंदी में यह स्पष्ट किया था कि उत्तर अपभ्रंश ही वास्तव में पुरानी हिंदी है। और इस विषय से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत आवास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। और भोलानाथ तिवारी का है, इन्होंने भी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार किया है। तो अगला क्वेश्चन है, तोटक, तोमर, छप्य, पद्धरी और नराज आदि छंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के किस काल के काव्य में हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं रीतिकालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, अपभ्रंश भाषा काव्य या फिर आदिकालीन रासो काव्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकालीन रासो काव्य में। तो ध्यान दीजिएगा, तोटक, तोमर, छप्य, पद्धरी और नराज आदि छंदों का प्रयोग प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के आदिकाल के काव्य में हुआ था। यहाँ पर आदिकालीन छंदों की कुछ मुख्य विशेषताएं बताई गई है। पहली है विविधता। इस काल में रासो काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो में छंदों का अत्यधिक और तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है पद्धरी छंद। तो आदिकाल के जैन काव्यों और अपभ्रंश साहित्य में पद्धरी छंद का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, जिसके नाम पर पद्धड़ियाबंद शैली बनी है। अगला है छप्य छंद। तो चंद्रबरदाई को छप्य छंद का विशेषज्ञ माना गया है, इसलिए उन्हें जो है छप्यों का राजा भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राव सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पुरानी हिंदी, हिंदी की रचनाएं, प्राकृत आभास या फिर अपभ्रंश। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राव सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाओं के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राव सांकृत्यायन उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं या व्यापक रूप से पुरानी हिंदी कहकर पुकारते थे और वे उत्तर अपभ्रंश और हिंदी में जो है कोई भेद नहीं मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि उत्तर अपभ्रंश काल की भाषा का ढांचा संस्कृत प्राकृतिक से अलग होकर बिल्कुल हिंदी जैसा हो गया था, इसलिए वे जो है इसके साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं। और इस विषय से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्ध सामंत काल।
राहुल शंकरताई ने उत्तर अपभ्रंश की इन रचनाओं के कालखंड बोले तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। अगला है प्रथम कवि। इसी उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के आधार पर उन्होंने सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल शंकरताई। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक पुस्तक के लेखक है महापंडित राहुल शंकरताई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक महापंडित राहुल शंकरताई थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों के प्रचार की भाषा से मिलता है। राहुल शंकरताई के अन्य प्रमुख इतिहास संबंधी ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था, और पुरातत्व निबंधावली, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, राहुल शंकरताई द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य, सिद्ध साहित्य, हिंदी काव्यधारा या फिर हिंदी साहित्य का अतीत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राहुल शंकरताई द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राहुल शंकरताई द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य संकलन के संबद्ध सबसे पुराना ग्रंथ जो है हिंदी काव्यधारा है, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के 16 भाग बोले तो 16वें खंड हिंदी का लोक साहित्य का संपादन भी किया था। तो राहुल शंकरताई एक बहुआयामी लेखक और हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। उनकी विधावार अन्य अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित है। तो पहला है यात्रा वृत्तांत, सबसे प्रसिद्ध विधा है उनकी राहुल शंकरताई की यात्रा वृत्तांत। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा या फिर रूस के 25 मास। और अगला है कहानी संग्रह एवं उपन्यास, वोल्गा से गंगा, 20 ऐतिहासिक कहानी का प्रसिद्ध संग्रह, सिंह सेनापति ऐतिहासिक उपन्यास, जय योद्धे जीने के लिए, ये सभी जो है राहुल शंकरताई के कहानी संग्रह एवं उपन्यास है। अगला है दर्शन और इतिहास। तो दर्शन और इतिहास में दर्शन दिग्दर्शन, मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए इन्हें जो है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भौतिकवाद, और नेक्स्ट है आत्मकथा। तो आत्मकथा में इन्होंने लिखा है मेरी जीवन यात्रा, जिन्हें 5 खंडों में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रविचंद्र चौधरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है 1665 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह 2 भागों में विभाजित है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जैन कवि शालिभद्र सूरि को उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास के आधार पर हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रीति काव्य या फिर हिंदी भाषा और साहित्य। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है सिद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती ने मूल रूप से कोई स्वतंत्र हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उनका पीएचडी शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य है, जिसका जो लिखा गया था 1968 में। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विवेचक ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इतिहास और प्रवृत्तियों की समीक्षा करने वाले उनके प्रमुख विवेचनात्मक व आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित है। पहला है सिद्ध साहित्य, बोले तो शोध प्रबंधन, पीएचडी शोध प्रबंधन था इनका सिद्ध साहित्य। अगला है मानव मूल्य और साहित्य, जो लिखा गया था 1960 में। और ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साहित्य जो लिखा गया था 1968 में, यह मूल रूप से धर्मवीर भारती का शोध प्रबंध बोले तो पीएचडी थीसिस है, जिसे हिंदी साहित्य के आदिकाल बोले तो सिद्ध काल के इतिहास और उनकी प्रवृत्तियों को समझने के लिए सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक में किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक में किया है, जो लिखी गई थी 1968 में, और यह ग्रंथ विनोद पुस्तक मंदिर आगरा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता है सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी है, और इस ग्रंथ से जुड़ी कुछ निम्नलिखित जानकारियां हैं। भाषणों का संकलन, इस पुस्तक में डॉक्टर चटर्जी द्वारा 1940 ईस्वी में गुजरात वर्नेकुलर सोसाइटी के आमंत्रण पर दिए गए महत्वपूर्ण व्याख्यान संकलित है, और मुख्य विषय है इसमें भारतवर्ष में आर्य भाषा का विकास और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास जैसे विषय पर गहन भाषाई विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, और प्रथम प्रकाशन है जनवरी 1942 में इन व्याख्यानों को संशोधित करके पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या फिर हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इस श्रेष्ठ ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर बच्चन सिंह है, जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ था। और अगला ऑप्शन दे रखा है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, तो यह सुप्रसिद्ध कृति डॉक्टर नामवर सिंह की है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय के आंचल में जहां अब हिमाचल प्रदेश है के हिंदी साहित्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हिमाचल वाङ्मय के संयोजक है। ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिमालय के आंचल में जहां अब हिमाचल प्रदेश है के हिंदी साहित्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हिमाचल वाङ्मय का संयोजक है भाई हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल वाङ्मय वास्तव में हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला एक संदर्भ ग्रंथ है, और इसके संयोजक है भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार नूतन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 16 भागों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का संपादन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, भारत सरकार द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो 16 भागों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का संपादन करवाया जा रहा है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं आदिकाल की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य या फिर हिंदी साहित्य कोश। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है हिंदी साहित्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित इस गौरव ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। इसमें उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को केवल 3 प्रमुख कालों, बोले तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित कर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिकालीन पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक कृति
रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रविचंद्र चौधरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो रीतिकालीन पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक कृति रीति काव्य की भूमिका के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रीतिकालीन पूर्व पीठिका और उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति रीति काव्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। तो रीति काव्य की भूमिका के लेखक हिंदी के मूर्धन्य आलोचक और रसवादी समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर प्रेम शंकर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी गई सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत, जिसको 2 भागों में लिखा गया था, भाग 1 और भाग 2, के लेखक प्रख्यात विद्वान और आलोचक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और इस महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है। भाग 1, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। तो इस खंड में मुख्य रूप से आदिकाल और भक्ति काल की प्रवृत्तियों तथा कवियों का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। और अगला है भाग 2। तो भाग 2 का प्रकाशन हुआ था 1960 में। इस खंड में विशेष रूप से रीतिकाल का अत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण किया गया है। अगला है रीतिकाल का वर्गीकरण। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिकाल के कवियों को सबसे पहले स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों, बोले तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित कर हिंदी साहित्य को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश को योग को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का साहित्य ऐतिहासिक शोध प्रबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं सिद्ध साहित्य, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग या फिर आर्य भाषा और हिंदी। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश को योग को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का साहित्य ऐतिहासिक शोध ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश को योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का सुप्रसिद्ध साहित्य ऐतिहासिक लघु शोध प्रबंध हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है, जो आपका 1952 में लिखा गया और पुस्तकार प्रकाशन इसका 1954 में हुआ था। 1954 में इसका पुस्तकार प्रकाशन हुआ था और लिखा गया था 1952 में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर श्याम सुंदर दास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक कृति के लेखक है उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए इस ग्रंथ को बेहद प्रामाणिक माना जाता है। इस कृति से जुड़े कुछ अन्य मुख्य बिंदु है। पहला है ऐतिहासिक और भाषाई विवेचन। इस पुस्तक में डॉक्टर तिवारी ने भारोपीय भाषा परिवार से लेकर आधुनिक हिंदी और बोलियों जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली के क्रमिक विकास का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगला है अपभ्रंश का प्रभाव। इसमें इस बात का गहरा विश्लेषण है कि कैसे हिंदी का विकास प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों जैसे शौरसेनी, विशेषकर शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।